हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है एसी पास थ्रू एलसीआर सर्किट। इससे पहले जो हम करके आए हैं, हमारे जो 3 लेक्चर अभी हुए हैं कि एसी को पहले हमने कैपेसिटर में पास किया, फिर इंडक्टर में पास किया, देन रेजिस्टेंस में। तीनों के अलग अलग इफेक्ट देखे हमने। अब हम देखेंगे कि जब एसी को एलसीआर सर्किट में पास कर रहे हैं, मतलब हमने तीनों एक सीरीज में लगा दिए, पहले एल देन सी देन आर, उसके अंदर हमने एसी को पास किया। अब हम देखेंगे कि एसी को तीनों मिलके क्या इफेक्ट डालते हैं, तो हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे बाय फेजर डायग्राम। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा, जैसे हमने रेजिस्टेंस में किया था कि जब एसी पास कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस एंड करंट सेम फेज में है। इंडक्टर में वोल्टेज आगे थी, कैपेसिटर में वोल्टेज पीछे थी। अब हम देखेंगे कि एलसीआर में क्या होता है। तो सबसे पहले हम एलसीआर सर्किट डायग्राम बनाएंगे। सो दिस इज एल, ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टेंस। इंडक्टर को एल से डिनोट करते हैं, कैपेसिटर सी, ये रेजिस्टेंस। इसके साथ हमने लगाया एसी सोर्स। एसी सोर्स की वैल्यू हमें पता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी होती है। तो इसकी जो वोल्टेज है वो वीएल है, इसकी वोल्टेज वीसी है, और ये जो वोल्टेज होगी ये वीआर होगी। तो सबसे पहले हम फेजर डायग्राम बनाएंगे, जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं पहले। अब हमने सीखा हुआ है, अगर मान लो हमारी वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस वी आर है, तो करंट सेम फेज में रहता है, मतलब करंट इसी की डायरेक्शन में रहेगा। वी आर इज वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। करंट से 90 डिग्री आगे इंडक्टर की वोल्टेज रहती है, और 90 डिग्री बैक साइड कैपेसिटर की वोल्टेज रहती है। तो इस केस में हम एज्यूम करेंगे एक चीज, कि जो इंडक्टर की वोल्टेज है, लेट अस एज्यूम इंडक्टर की वोल्टेज इज ग्रेटर देन कैपेसिटर। आप कैपेसिटर की भी ज्यादा मान सकते हैं। मैंने अभी वीएल की इंडक्टर की वोल्टेज को कैपेसिटर से ज्यादा माना है। तो अगर इंडक्टर की वोल्टेज कैपेसिटर से ज्यादा है, क्योंकि ये दोनों 180 डिग्री के अपोजिट चल रही है, इंडक्टर आगे चल रहा है, कैपेसिटर की पीछे है, तो अगर VL VC से ज्यादा है तो नेट वोल्टेज आपकी इस साइड होगी, VL माइनस VC। ये आपका हो गया VR। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो बनेगा V, जो एंगल बना रहा है करंट के साथ फाई। लेट अस सपोज हम ये एक ट्रायंगल बनाएंगे। इस ट्रायंगल को हम नाम दे देते हैं PQR, या ABC दे दो, ABC। इस ट्रायंगल को इम्पीडेंस ट्रायंगल कहते हैं। क्यों कहते हैं ये मैं बाद में बताऊंगा आपको। इम्पीडेंस ट्रायंगल। तो यहां पे देखिए ये जो है VL माइनस VC, ये इसके पैरेलल है, तो हम इसको भी लिख सकते हैं VL माइनस VC। ये वाली वोल्टेज ऑलरेडी हम कह चुके हैं VR है। दिस इज VL माइनस VT वोल्टेज एंड दिस इज VR। तो ये जो नेट वोल्टेज आपके पास आएगी V, वो कितनी आएगी, क्योंकि एक ट्रायंगल बन चुकी है। सो VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। अब जो VL है, क्योंकि यहां से करंट आ ही जाएगा, तो VL को आप IXL लिख सकते हो, VC को IXC लिख सकते हो, VR को IR लिख सकते हो। XL XC जो होता है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि XL जो है वो इंडक्टर का रिएक्टेंस है, XC जो है वो कैपेसिटर का रिएक्टेंस है, यानी कि रेजिस्टेंस है। तो इन वैल्यू को जब हम यहां पुट करेंगे
तो VL आपका आ गया IXC होल स्क्वायर प्लस IR स्क्वायर। यहां से I कॉमन आके V के नीचे चला जाएगा, देन इट इज इक्वल टू XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। यहां पे V अपॉन I को हम बोलेंगे Z, XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो Z जो है यहां पे, Z को बोलते हैं इम्पीडेंस, इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट। मतलब जैसे करंट पास करते हैं हम रेजिस्टेंस में से, तो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा AC को, अपोज करेगा, ऐसे ही इंडक्टर में रिएक्टेंस अपोज करती है, कैपेसिटर में कैपेसिटिव रिएक्टेंस अपोज करता है। तो जब तीन तीन सर्किट लगे हों LCR, तीनों में करंट जा रहा हो I, तो इस I को तीनों का जो इफेक्ट अपोज करता है उसे इम्पीडेंस कहते हैं। यानी आप ये भी कह सकते हो इम्पीडेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफ LCR सर्किट। अब इसे इम्पीडेंस क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें दो फैक्टर हैं, एक तो XL XC है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट होते हैं वो वाला फैक्टर है, और एक वो फैक्टर भी है जो फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट है। जब दोनों एक ही जगह पे हो तो उसे इम्पीडेंस कहा जाता है। अब ये जो इम्पीडेंस है हमने इस ट्रायंगल से निकाला है, इसीलिए इसे इम्पीडेंस ट्रायंगल कहते हैं। यहां से हम एक चीज और निकाल सकते हैं उसी ट्रायंगल में से। अब tan फाई देखो क्या होगा। सॉरी, tan फाई में ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर क्या है? VL माइनस VC, और नीचे क्या है? बेस VR। आप अगर इनकी वैल्यू लिखो, देखो VL की वैल्यू IXL लिखो, VC की IXC लिखो, VR की IR, देन इसको आप XL XC बाय R भी लिख सकते हो। तो ये आपके पास फाई आ गया। अब ये फाई क्या है? फाई इज द फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। LCR सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है और जो वोल्टेज आ रही है, दोनों में जो फेज डिफरेंस है वो फाई का रहेगा। यानी कि अगर आपकी वोल्टेज ये है, तो जो करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा है वो होगा I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इसमें लैग या लीड या सेम डायरेक्शन नहीं आता, ये ऑल ओवर डिपेंड अपॉन दिस फाई। और फाई की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? XL और XC पे डिपेंड करती है। आप पहले इसको देखो, मैं फिर बताता हूं। देखिए, अभी हमने जो AC को पास किया है 1 बाय 1, चारों लेक्चर की बात करते हैं, जो इससे पहले मैंने 3 बनाए हुए हैं कि AC थ्रू R, L, C और ये वाला हो गया LCR। इसमें हम कर क्या रहे हैं? इसका मीनिंग क्या है कि करंट एंड वोल्टेज में फेजर एंगल इतना है, R में 0 है, इंडक्टर में वोल्टेज 90 डिग्री आगे जा रही है, कैपेसिटर में पीछे जा रही है। तो इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? हमारे दिमाग में गया क्या? डेरिवेशन हमने कर ली, रट्टा लगा के हम लिख देंगे। इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है? अब इसको समझो आप, कि जब आप रेजिस्टेंस के अंदर करंट को पास करोगे, जैसे बल्ब है, आपने प्लग ऑन किया, करंट इमीडिएट आया, वोल्टेज इमीडिएट आई, करंट फ्लो किया और बल्ब इमीडिएट ऑन हो गया। लेकिन जब इंडक्टर में आप पास करोगे, इंडक्टर के अंदर जब आप AC को ऑन करोगे, वोल्टेज पहले आ गई, वोल्टेज पहले आ रही है, और उस वोल्टेज से उसके अंदर इंड्यूस करंट धीरे धीरे इंक्रीज होगा। तो जब इंड्यूस करंट धीरे धीरे इंक्रीज होगा, उसको टाइम लग जाएगा। मतलब पहले वोल्टेज आएगी, करंट बाद में आया। करंट कब आया? उसको फेजर से हमने कहा 90 डिग्री के बाद आया, यानी उसको टाइम लगा। अब कैपेसिटर में क्या होगा? कैपेसिटर के अंदर पहले करंट जाएगा,
फिर इसके अंदर धीरे धीरे चार्ज आएगा, चार्ज के बाद वोल्टेज आएगी। यानी पहले प्लग ऑन किया, करंट पहले आ गया, वोल्टेज बाद में आई है। तो इसीलिए करंट जो होता है वो लैग करता है, वोल्टेज लीड करती है इस केस के अंदर। लेकिन इंडक्टर में वोल्टेज लीड करती है, करंट बाद में आता है। सो दिस इज द डिफरेंस। मैं फिर से बता रहा हूँ, रेजिस्टेंस में करंट इमीडिएट आ गया जैसे ही वोल्टेज आई। इंडक्टर में पहले वोल्टेज आई, फिर इंड्यूस करंट आया धीरे धीरे, इसीलिए वो पीछे रह जाता है। वोल्टेज से करंट पीछे रह जाता है। कैपेसिटर में पहले करंट आता है, देन फिर धीरे धीरे वोल्टेज आती है, तो इसलिए वोल्टेज पीछे रह जाती है। सो दिस इज द मीनिंग। एलसीआर सर्किट में क्या हो रहा है इसको देखते हैं अभी। अब एलसीआर के अंदर जो फाई है, tan फाई, यानी फेजर बिटवीन ई एंड आई, ये डिपेंड करता है एक्सएल माइनस एक्ससी डिवाइड बाय आर पे। तो इफ एक्सएल इक्वल टू एक्ससी इक्वल है तो tan फाई आपका हो जाएगा 0, यानी फेज क्या हो गया, 0 हो गया। यानी ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो गया, सिर्फ इसके अंदर रेजिस्टिव सर्किट शो करेगा, तो करंट और ईएमएफ में कोई फेज डिफरेंस होगा ही नहीं, जैसा कि मैंने पहले बताया। सेकंड केस, इफ एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी, तो जो tan फाई होगा, यहां पे एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी है तो ये पॉजिटिव होगा, मतलब कुछ इसकी वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि करंट से वोल्टेज आगे रहेगी, वोल्टेज लीड बाय वोल्टेज लीड फ्रॉम करंट। ये आपका हो जाएगा इंडक्टिव डोमिनेटेड। प्योर इंडक्टिव नहीं कहेंगे हम, क्योंकि यहाँ तो प्योर रेजिस्टिव हो गया, दोनों इक्वल हो गए। यहाँ पे एक्सएल बड़ा है एक्सी से, इसका मतलब ये नहीं कि एक्सी है नहीं, जिसे हम कहेंगे इंडक्टिव डोमिनेटेड सर्किट, क्योंकि tan फाई पॉजिटिव है, करंट हमने हॉरिजॉन्टल लिया था, वोल्टेज उससे आगे रहेगी। थर्ड केस, इफ एक्ससी इज ग्रेटर देन एक्सएल देन tan फाई इज नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव आ जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, फाई की वैल्यू भी नेगेटिव, मतलब 0 से कम आएगी, नेगेटिव में आएगी। देन यहां कहेंगे करंट लीड बाय वोल्टेज, तो ये कैपेसिटिव डोमिनेटेड हो गया, कैपेसिटिव डोमिनेटेड सर्किट। तो एलसीआर के अंदर जो फेज है वो डिपेंड करता है एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू के ऊपर। बिना एक्सएल एक्ससी के एलसीआर सर्किट में आप बता ही नहीं पाओगे करंट आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है। एलसीआर में तो हमें अलग अलग वे में पता लग गया, फेजर डायग्राम ने बता दिया। इस केस में जो है वो एक्सएल और एक्ससी की ही वैल्यू पे डिपेंड होगा। देखिए इसको, नेक्स्ट देखिए ग्राफ। तीन ग्राफ प्लॉट करके दिखा रहा हूं आपको। फर्स्ट ग्राफ इज एक्सएल और फ्रीक्वेंसी का।
तो हमें पता है एक्सएल इक्वल टू एल ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेट ग्राफ बनेगा। अगर फ्रीक्वेंसी और एक्सी का ग्राफ देखोगे तो एक्सी जो होता है वो 1 बाई सी ओमेगा यानी 1 बाई सी 2 पाई न्यू होता है। तो ग्राफ जो होगा वो इस वे में बनेगा, यानी डिक्रीज होगा ग्राफ। फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ेगी वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी का रेजिस्टेंस के साथ क्या इफेक्ट है? इसके साथ कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस में फ्रीक्वेंसी होती नहीं। नाउ ये मेन ग्राफ है आपका फ्रीक्वेंसी और जेड में। जेड जो होता है अभी मैंने निकाला है एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहां पे इफ एक्सएल इक्वल टू एक्सी होगा तो जेड आर के इक्वल होगा। तो एक्सएल इक्वल टू एक्सी एक खास फ्रीक्वेंसी पे होता है जिसे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। वो मैं अभी कंसेप्ट बताऊंगा आपको, फिलहाल हम ग्राफ देख रहे हैं। तो इस फ्रीक्वेंसी पे मान लो ये फ्रीक्वेंसी है रेजोनेंट, जेड की जो वैल्यू है वो रहेगी आर। उससे पहले और उसके बाद जेड की वैल्यू बढ़ेगी। तो जेड का ग्राफ होता है फ्रीक्वेंसी के साथ ऐसा, क्योंकि जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे एक्सएल बढ़ेगा एक लिमिट तक, एक्सी कम हो जाएगा, फिर उसके बाद जो ग्राफ है वो उल्टा चला जाएगा। पहले क्या होगा, जेड कम होगा, बाद में ये बढ़ेगा। तो ये चीज जो होती है वो रेजोनेंस तक रहती है, डिक्रीज होना, फिर रेजोनेंस से बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है, जब ये बताऊंगा रेजोनेंस कंसेप्ट आपको तब पता लगेगा। देखिए इसको, एक कई बार इसमें छोटी सी टर्म आती है जिसे हम कहते हैं सुसेप्टेंस। सुसेप्टेंस क्या होता है? सुसेप्टेंस बेटा 1 बाय रिएक्टेंस को कहते हैं। रिएक्टेंस दो तरह के होते हैं, एक्सी या एक्सएल। 1 बाय एक्सी और 1 बाय एक्सएल दोनों ही रिएक्टेंस है, इसीलिए इसे सुसेप्टेंस कहते हैं। सिमिलरली एक टर्म आती है एडमिटेंस। ये 1 बाय इंपीडेंस को कहते हैं, यानी कि 1 बाय जेड को कहते हैं एडमिटेंस। चाहे सुसेप्टेंस हो चाहे एडमिटेंस हो, दोनों का जो एसआई यूनिट है उसे एमएचओ बोला जाता है, म्यू, या इसे हम साइमन भी कहते हैं। दीज आर दी एसआई यूनिट ऑफ साइमन, यूनिट ऑफ सुसेप्टेंस और एडमिटेंस। कंपटीशन में ये वैल्यूज हमारी यूज होती है। देखिए इसको, नेक्स्ट है रेजोनेंस कंडीशन ऑफ एलसीआर। एलसीआर सर्किट एक लंबी कंसेप्ट है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। उनमें से एक कंडीशन है रेजोनेंस। ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं अभी, ये सर्किट के ऊपर थी। सीरीज रेजोनेंस कंडीशन ऑफ एलसीआर, इसको बेसिक समझते हैं पहले। लाइक
जैसे एक स्विंग होता है, झूला, कोई बच्चा है वो ऐसे झूल रहा है ऐसे करके, लेकिन अगर कोई बंदा, उसका फ्रेंड पीछे से उसी फ्रीक्वेंसी में, जितनी फ्रीक्वेंसी से ये वापस आता है उतनी से वो भी उसको बार बार पुश कर रहा है, बार बार पुश कर रहा है उतनी ही फ्रीक्वेंसी से, यानी जो फोर्स फ्रीक्वेंसी है जो पीछे से लग रही है, जो हमने क्लास 11th में भी पढ़ी हुई है, अगर झूले की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाए, लाइक ऐसे, तो इस झूले का जो एम्पलीट्यूड पहले यहां था अब यहां तक चला जाएगा, यानी एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। किसी भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ जब हम कोई फोर्स फ्रीक्वेंसी लगाएं और उसको मैच कर दें, उसी दोनों की फ्रीक्वेंसी अगर सेम हो जाए तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, जैसे कि झूले का बढ़ा। एलसीआर सर्किट में भी ऐसा होता है, अगर एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसी हो जाए जिससे उस एसी सर्किट का जो करंट है वो बहुत बढ़ जाए, तो उस फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे कि झूले के केस में हुआ था, झूले की फ्रीक्वेंसी नेचुरल जो हमने फोर्स फ्रीक्वेंसी लगाई, जब दोनों मैच हो गई देन उसे कहेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो एलसीआर सर्किट में भी ऐसा ही है, जब एसी की जो फ्रीक्वेंसी है इंडक्टर और कैपेसिटर के साथ मैच हो जाए तो उस एलसीआर सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, जिसे हम कहते हैं रेजोनेंस कंडीशन। देखिए, वी नो जेड क्या होता है एलसीआर में, एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। किसी एलसीआर सर्किट में जो करंट होगा वो होगा वोल्टेज बाय जेड। जेड अगर मिनिमम हो जाए तो इस सर्किट में करंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। तो जेड को मिनिमम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इफ एक्सएल एक्सी के इक्वल हो जाए तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, देन जेड मिनिमम किसके इक्वल आ गया? आर के इक्वल आ गया। जिस फ्रीक्वेंसी पे ये दोनों इक्वल हो जाते हैं उसे कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो हमें पता है कि जो एक्सएल होता है वो एल ओमेगा होता है और जो एक्सी होता है वो 1/c ओमेगा होता है। तो ओमेगा स्क्वायर 1/LC आ गया, ओमेगा इक्वल टू 1/√LC आ गया। ओमेगा जो होता है 2 न्यू है, दिस इज इक्वल टू 2 LC। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है इसे कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन एलसीआर, क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी पे हमारा एलसीआर सर्किट का करंट मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि हमारी इंपीडेंस मिनिमम हो रही है। अब इसी को हम ग्राफिकल फॉर्म में समझते हैं। अभी जो भी हमने रेजोनेंस कंडीशन की है इसका ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। इधर हमने रखी फ्रीक्वेंसी, इधर लिया हमने करंट। तो बेटा एक फ्रीक्वेंसी होती है रेजोनेंट, जो भी मैंने कहा, इस फ्रीक्वेंसी पे सर्किट में करंट सबसे ज़्यादा फ्लो करता है। क्योंकि मैंने अभी ये भी कहा था कि जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है एक्सएल इक्वल टू एक्सी होगा, जेड सबसे कम होगा, मिनिमम होगा, तो इसीलिए करंट क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। तो ये जो करंट है रेजोनेंट पे, ये सपोज R1 रेजिस्टेंस पे है। क्यों?
क्योंकि हमें पता है कि जो करंट है वो V/Z होता है, क्योंकि ये मैक्सिमम करंट है तो ये मिनिमम रेजिस्टेंस है, और मिनिमम रेजिस्टेंस कहाँ पे होता है? R1 पे, क्योंकि Z R के इक्वल है तो मैंने R1 ले लिया। अब जो ये मैक्सिमम करंट है सिर्फ R पे डिपेंड है, अगर मैं R की वैल्यू को बढ़ा दूं तो ये करंट कम हो जाएगा। देखो मैंने R2 की वैल्यू को बढ़ाया तो करंट कम हो गया। क्यों? क्योंकि अब करंट जो है V/R1 है, V कांस्टेंट है, R1 की जगह मैंने R2 रखा जिसकी वैल्यू R1 से ज़्यादा है, तो करंट हमारा है रेजोनेंस पे ही, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कम हो गया। इसे कहते हैं शार्पनेस, शार्पनेस ऑफ ग्राफ। देखो जितना ग्राफ हमारा शार्प होगा ये उतना ही ऊपर को जाएगा। शार्प मतलब ये चीज जो है ऊपर को जाती रहेगी ऐसे। एलसीआर सर्किट की रेजोनेंस कंडीशन को, जिसमें शार्पनेस करंट आ जाता है, इसको हम ट्यूनिंग सर्किट में यूज करते हैं। वी यूज दिस इन ट्यूनिंग सर्किट, इन ट्यूनिंग, जैसे कि टीवी या रेडियो स्टेशन के अंदर। तो टीवी और रेडियो स्टेशन के जो सिग्नल आ रहे होते हैं, अगर हमें उनको कैच करना है तो जो हमारा ट्यूनिंग होता है, ट्यूनर नीचे लगा होता है ना, जिसमें हम प्लग होता है, उसको ऑन ऑफ आगे पीछे करते रहते हैं, तो उस ट्यूनिंग से हम अपना सिग्नल पहचान लेंगे। कैसे? जो ट्यूनिंग बॉक्स होता है उसके अंदर लगा होता है कैपेसिटर, तो उसको जब हम घुमाते हैं तो कैपेसिटर की वैल्यू को एडजस्ट करते हैं ताकि उस सर्किट के अंदर इंडक्टर और एक्सेल दोनों बराबर हो जाए, जेड मिनिमम हो जाए, करंट एकदम से बढ़ जाए, शार्प हो जाए। तो अगर हमारी ट्यूनिंग वाली फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्ट की हुई फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए, जैसे कि ऐसे समझ लो ये हमारा ट्यूनिंग बॉक्स है, इसकी फ्रीक्वेंसी हमने रेजोनेंट कर दी, तो जो हमारा ब्रॉडकास्ट वाला सिग्नल है ये इसके साथ मैच हो जाएगी और हम वो सिग्नल को कैप्चर कर लेंगे, वो बजना स्टार्ट हो जाएगा, टीवी पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो ट्यूनिंग या रिसीवर सर्किट होते हैं उसके अंदर हम एलसीआर सर्किट यूज करते हैं एट रेजोनेंस, ताकि हम अपना सिग्नल भीड़ में से निकाल लें, इतने सारे सिग्नल में से हमारा सिग्नल मिल जाए, क्योंकि हम अपने सिग्नल को इतना ब्रॉड कर देते हैं, इतना ऊपर चला जाता है कि हमारे वाला सिग्नल उससे कैप्चर हो जाता है। इसे शार्पनेस ऑफ एलसीआर सर्किट कहते हैं। इसको एक और फॉर्म में भी हम डिनोट करते हैं, जिसे हम कहते हैं क्वालिटी फैक्टर। इसे क्यू वैल्यू भी कहा जाता है। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? देखो, क्वालिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज ऑफ इंडक्टर टू रेजिस्टेंस। तो इंडक्टर की वोल्टेज क्या होगी? IXL, रेजिस्टेंस की IR, I से I कैंसल, XL को बोलते हैं L ओमेगा बाय R, क्योंकि ये रेजोनेंट कंडीशन पे हो रहा है तो हम कहेंगे L बाय R। रेजोनेंट कंडीशन पे ओमेगा की वैल्यू अभी मैंने बताई थी √LC होती है, अभी हमने निकाली थी, तो ये आपका आ गया 1/R, रूट से रूट कटेगा L/C। तो इसे बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। इसको एक और चीज से भी निकाल सकते हैं, आल्सो क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू VC/VR, यानी IXC/IR। XC होता है 1/C ओमेगा, अगेन ओमेगा की वैल्यू पुट करोगे LC ऊपर चली जाएगी, इसको जब सॉल्व करोगे C के साथ C कैंसल आउट, तो L/C सेम वैल्यू आ गई है। एलसीआर सर्किट में क्वालिटी फैक्टर का मतलब होता है कि हमारा जो ग्राफ है ये कितना शार्प होगा।
अगर मान लो मैं आर की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूं, जैसे मैंने आर की वैल्यू को इंक्रीज किया, तो क्वालिटी जो है वो कम हो जाएगी। क्वालिटी क्या होगी? कम होगी। जितना आर को हम ज़्यादा रखेंगे क्वालिटी बढ़ जाएगी। इसका इफेक्ट है ही नहीं, क्योंकि एक्सएल इक्वल टू एक्ससी है। तो क्वालिटी का मतलब होता है जितनी क्वालिटी ज़्यादा होगी, क्वालिटी फैक्टर जितना ज़्यादा होगा, ग्राफ जो है वो ऊपर को उतना ही जाएगा और ये नैरो होता जाएगा। ये वाली चीज़ पास पास होती जाएगी। जितना ये कम होगा क्वालिटी उतनी ज़्यादा होगी, ग्राफ उतना ही ज़्यादा शार्प होगा, हम सिग्नल को पकड़ सकते हैं। अब एक चीज़ और देखिए, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है म्यू आर से पहले, इसको मैं ना ओमेगा से डिनोट कर देता हूँ। देखो एक ही चीज़ है, ओमेगा, मान लो मैंने ओमेगा लिया है ना, ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से पहले मान लो ये है डेल्टा ओमेगा, और उतना ही बाद में यानी डेल्टा ओमेगा। इस फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है कि करंट दोनों का सेम होता है। इसे बोलते हैं आई नॉट बाई रूट 2 करंट, IRMS भी कहा जाता है। तो मैंने पढ़ाया भी हुआ है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से डेल्टा ओमेगा पहले और डेल्टा ओमेगा बाद हमारा करंट क्या है? सेम है। तो ये जो फैक्टर आपके पास आ गया, ये जो डिस्टेंस आ गया, ये वाला, ये कितना आ गया? ये आ गया 2 डेल्टा ओमेगा। इसे कहते हैं बैंडविड्थ। अब जो क्वालिटी फैक्टर है, एक मेथड तो ये हो गया निकालने का, एक ये हो गया मेथड निकालने का, एक मेथड और है इसको निकालने का। हम इस क्वालिटी को ऐसे भी निकाल सकते हैं, ओमेगा आर यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। अब आप देखिए, जितनी ये बैंडविड्थ कम होगी, पास आती जाएगी, उतना ही क्वालिटी फैक्टर बढ़ता जाएगा, उतना ही ये ग्राफ शार्प होता रहेगा। तो जितनी हम क्वालिटी को कम मतलब बैंडविड्थ को कम रखेंगे, मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के आसपास रखेंगे, उतनी क्वालिटी ज़्यादा होगी, उतना शार्प हो जाएगा ग्राफ। अगर आपको मैथमेटिकली क्वेश्चन आए कि क्वालिटी निकालिए, तो आपके पास तीनों की वैल्यू होनी चाहिए, क्वालिटी फैक्टर आ जाएगा। अगर बैंडविड्थ गिवन है तो ये वाला मेथड लगेगा। देखिए इसको, तो हमारे लिए वो सर्किट सबसे बेस्ट है LCR सर्किट में जिसकी क्वालिटी हाई है। क्वालिटी हाई वाले का करंट सबसे ज़्यादा होगा और हमारे सिग्नल को सिलेक्ट करना इजी हो जाता है। हाई क्वालिटी में सिलेक्टिव सर्किट हो जाता है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि सिलेक्टिव सर्किट क्या है जिसकी क्वालिटी हाई है। सो दिस इज ऑल अबाउट LCR सर्किट। LCR सर्किट में हमने देखा वोल्टेज और करंट में क्या फेज आएगा, उनके ग्राफ देखे, हमने रेजोनेंस कंडीशन देख ली और क्वालिटी देख ली। दिस इज ऑल अबाउट LCR सर्किट। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे LCR सर्किट में जब हम AC को पास कर रहे हैं तो उसमें कितनी पावर जनरेट होती है।